अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद तक, अदालतों से इसम्बलियों तक कहीं अदम एतमाद की घंटी बज रही है, तो कहीं जजेस के इस्तीफ़ों ने पूरे निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं, तो कहीं हुकूमती सफ़ों में वो तलखियाँ भी उभर रही हैं जिनका जिक्र कभी बंद कमरों तक महदूद रहा करता था। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने वो कदम उठा लिया जिसने पूरी सियासी बसात उलट दी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और साथ ही फैसल राठौड़ को नया वज़ीर आज़म नामजद करने का पीपल्स पार्टी ऐलान कर चुकी है। जबकि सवाल यह है, क्या यह तब्दीली है या पहले से लिखी गई कहानी का अगला सीन है। इसी दौरान इस्लामाबाद में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हल्फ उठाया है और ठीक उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह अपना इस्तीफा देकर अदालत से रुखसत हो गए। ये इस्तीफे मामूली नहीं है, ये खामोश शिकवा है या एक बुलंद ऐलान। क्या वाकई जैसा कि जराए बता रहे हैं कि साथ ही जजेस ने रोका, मगर दोनों सीनियर तरीन जजेस ने फैसला बदलने से साफ इनकार किया, तो फिर असल दबाव किस तरफ से था यह भी पता लगाना है। मजीद हैरत अंगेज मोड़ तब आया जब जस्टिस मुसरत हिलाली ने आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। वजह सेहत थी या मामला कुछ और था। जबकि असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर ने शोलों में मजीद तेल डाल दिया है। वो कहते हैं कि कल तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया, लेकिन जब हमारे खिलाफ अदालतें लगी तो उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। ये सिर्फ बयान नहीं, ये बराह रास्त अदलिया को चैलेंज है। आज के प्रोग्राम में हम इन सब वाक़यात को अलग अलग नहीं, एक ही तस्वीर में देखेंगे। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान का अदालती और सियासी निज़ाम एक नए बहरान में दाखिल हो चुका है या ये महज ताकत की रिवायती कशमकश का एक और बाब। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब, जो कि स्पेशल एडवाइज़र है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। साथ ही साथ सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। ख्वाजा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, आप स्पेशल एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के। आप समझते हैं आज़ाद कश्मीर में अचानक पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद क्यों जमा करवाई और इसके पीछे असल महरक़ात क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो पिछले तकरीबन 1 महीने से टर्माइल का शिकार है, क्योंकि जब ये आपको पता है कि वहाँ एक्शन कमेटी ने वहाँ हड़ताल की थी, तो उसके बाद जो है काफ़ी लोग बाहर निकल आए और उस पर लोगों को काफ़ी शिकायत थी कि जो गवर्नमेंट है, लोगों का, आवाम का उस पर अदम एतमाद है, जिसकी वजह से वहाँ जो सियासी हल्के हैं उनमें एक तशवीश जाग उठी और उसकी बुनियाद पर वहाँ फिर ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, जिसमें मुस्लिम लीग है, पीपल पार्टी है, आल तो ये भी जमात का हिस्सा, ये उस हुकूमत का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये उस बहरान का जिम्मेदार हैं और उनको जो है उनके खिलाफ एतमाद या उनको रिजाइन दे देना चाहिए या उनको खिलाफ एतमाद आना चाहिए। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि ये पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से कभी एतमाद की तारीख आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिटिंग हो रही थी, चाय पर बुलाया गया जी, नंबर पूरे हो गए, इस तरह की मुख्तलिफ बातें होती रही। लेकिन तारीख अदम एतमाद आज ही जमा हुई और उस दौरान आपको पता है उधर पाकिस्तान में 27वीं तरमीम की बात चल पड़ी और वहाँ जो है उसका जो मसौदा वो डिस्कस होना शुरू हो गया, वहाँ बहस मुबादा शुरू हो गया, तो उसी वजह से ये तारीख अदम एतमाद खताई का शिकार होगी। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये मौजूदा अदम एतमाद और 27वीं तरमीम ये एक बारगेन है, क्योंकि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उनके पास ना वजारतें हैं, ना उस तरह की मुशावरत। वो उनको शिकवा रहता है कि पंजाब में हमें इग्नोर किया जाता है, सेंटर में हमारी बात नहीं मानी जाती। इसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि वो काबीना में शामिल है, तो उनसे नेचुरली जो लोग काबीना में जब शामिल हों तो उनसे मुशावरत नहीं जा सकती, तो इसी वजह से उनको प्रॉब्लम थी, उनको पंजाब में भी प्रॉब्लम थी। तो वो ये दफा जैसे ये मीर साहब ने कहा था, अहमद मीर साहब ने, कि पीपल्स पार्टी को चॉकलेट दी जा रही है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत। अब देखिए, सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो अभी अगला जो इलेक्शन है वो हमारे जून जुलाई में ड्यू है,
3 महीने पहले हुकूमत के जो इख्तियारात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मीनिंग देयर बाय कि अप्रैल में हुकूमत इनफेक्टिव हो जाएगी। जी। और अभी देखें ये नवंबर भी तकरीबन गुजर चुका है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए कोई सियासी तौर पर देखें कोई भी पार्टी हुकूमत लेने के लिए ना तैयार होती है ना लेता है। बल्कि मैं कहता हूँ 4 महीने के लिए किसी कोहो एक कासद यार तुम्हें लगाते तो वो भी नहीं लगता है, वजीर आजम की बात तो बहुत दूर है। तो ये बदनसीबी ये है कि ये पीपल पार्टी वाले इख्तिदार के इतने हवस है, इनमें इनमें इतने भूख है कि वो ये समझ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त खजाना भरा हुआ है। 10 अरब रुपया जो है वो सोशल वेलफेयर फंड का पड़ा हुआ है, 14 अरब रुपया जो है वो तरक्याती फंड का पड़ा हुआ है। जी। उसके अलावा 4 से 5 हजार जो वैकेंसीज वो खाली पड़ी हुई हैं। तो उनकी नजरें उन पे हैं इस वक्त। पीपल पार्टी को इक़्तिदार देने का मतलब ऐसे ही है जैसे गिद्ध को मुर्दार पे छोड़ना या भेड़िए को मुर्दार पे छोड़ना। तो चले ये लोग इस अज़म और इस जी। इरादे के साथ आ रहे हैं कि वहां खजाने में जो पड़ा है वो खाएंगे, लुट मार करेंगे। ये बदनसीबी है रियासत की भी और ठीक है मारूफ साहब, आजाद कश्मीर की, वरना आपका नुक्ता आ गया। इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वकास मान साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। वकास मान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ख्वाजा नवीस साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आईनी अदालतों का क़याम, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसका मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह एक ही दिन इस्तीफे दे दिए। सर, ये इत्तेफाक राय समझे या फिर दबाव? नहीं, दबाव साहिबान का अगर कंडक्ट आप पिछले तो हर चीज के ऊपर ठीक है वकास मान साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा वही सवाल। अगर इस वक्त जो सिचुएशन बनी है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, पूरा का पूरा जो है वो समझे कि शराजा ही अब चेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस, जिनका मैंने अभी भी नाम लिया था, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, एक ही दिन में उन दोनों ने इस्तीफे दे दिए। सर, क्या बहुत ज्यादा दबाव था दोनों के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, इनकी पोजीशन काफी पहले से क्लियर है और वो आइन और कानून की हुक्मरानी उनका अगर आप इस्तीफा पढ़ें तो उससे नजर आता है कि वो समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो जिस तरह से आपने आइन का बिगाड़ पैदा किया है और सुप्रीम कोर्ट की जो हालत की है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपने सिविल जजेस बना दिया है, तो उस तनाजुर में उन्होंने अपने रिजाइन दिया और उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े ऑनर के साथ वो छोड़ दी है अपनी नौकरी। उन्होंने इस तरीके से काम करने से जो है वो माजरत कर ली है। तो ये तो एक बड़ी, मैं समझता हूँ, डिग्निटी और ऑनर की बात है। किसी आजकल तो जो दौर चल रहा है, यहाँ पे तो कोई बंदा चपड़ासी की नौकरी छोड़ने को नहीं तैयार। उनकी तो मतलब आप उनके दोनों के इस्तीफे का, 2 सीनियर तरीन जजेस के इस्तीफे का खैर मकदम कर रहे हैं? सर नहीं, मैं समझता हूँ कि वो एक लॉस है। वो एक लॉस है। इस तरह के क्रेडिबल और ऑनरेबल लोगों का सिस्टम से निकलना और जुडिशरी से निकलना जो है वो यकीनी तौर पे एक नुकसान है। लेकिन जो उन्होंने बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ जो है वो उसको छोड़ा, उसके उन्होंने उनकी अभी काफी सारी रहते थे साल जिनमें उन्होंने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो एक्चुअली आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, बट 20वीं आईनी तरमीम में जो कुछ हुआ और फिर 27वीं के बाद, सो ये उनकी ऑब्वियसली स्वाबदीद है। तो मैं उसके ऊपर यही कहूँगा कि उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी का इजहार किया है कि वो अभी भी, पंजाबी कहते हैं ना कि किसी बंदे दे विच कोई कणी हुंदी है, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है इन्होंने दोवां दे विच कोई कणी है सी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिता। उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया इस जुल्म और जो फस्तायत हो रही है उसके सामने। सही वकास मान साहब। ख्वाजा नवी साहब, वही सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि आप कंटिन्यू कीजिएगा जो सवाल मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था। सर ठीक है,
मारूफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अब ये जो इस वक्त सिलसिला चल निकला है AJK में, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़े दावे कर रही है कि हमारे पास नंबर गेम पूरा है, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के पास वाकई मतलूबा नंबर पूरे हैं आज़ाद कश्मीर में, या सियासी दबाव की ये नई चाल समझी जाए? देखिए, बाजार यही लग रहा है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, लेकिन अभी चूंकि अब आज की रात ये तारीख में इत्मीनान पेश हुई है, तो अभी इसकी काउंटिंग जो है वो S-17 को असम्बली का इजलास बुला लिया गया। वहाँ पता चलेगा कि वो वहाँ प्रूव करते नहीं, लेकिन बाजार यही लग रहा है कि उनके पास नंबर पूरे हैं। लेकिन उसामा साहब देखें, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता है कि हमारे पार्लिमानी निज़ाम में आज पहले वज़ीर आज़म बनेंगे, उनका हलफ होगा, उसके बाद जो पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ वज़ीर बनाए जाते हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है उसमें 34 वज़ीर हैं, और जब ये नए वज़ीर आज़म आ जाएंगे तो सबसे पहले ये है कि 1 महीना तो ये इस लड़ाई में रहेंगे कि वज़ीर कौन बनेगा। हमें अंदाज़ा है कि एक उनका जो मेंबर है वो कहेगा मुझे वज़ीर बनाओ, दूसरा कहेगा मुझे बनाओ, तीसरा कहेगा, फिर वो उसमें नाराज़ियाँ होंगी, उसमें है भी चू का मुरब्बा है, उसमें PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक है, PTI वाले हैं, उसके बाद फिर पार्टी वाले हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत ही सियासी नुक्ता नज़र से भी रियासत के साथ ज्यादती है, अवाम पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि 4 महीने के लिए आप नई हुकूमत या वज़ीर आज़म बना रहे हैं। लेकिन बदनसीबी है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पीपल पार्टी वाले इक़्तिदार की हवस में इस वक्त बिल्कुल बुखलाहट का शिकार हैं, वो पागल हुए हैं। इसका इस मौजूदा सूरत हाल में देखें, जब अभी चूंकि 6-7 महीने रहते थे अगले इलेक्शन को, तो अगर ये जिस टर्माइल में से स्टेट गुजर रही है, जो सियासी हालात पैदा हुए हैं, इसका बेहतरीन तरीकाकार था कि नया मैंडेट लिया था, नया मैंडेट, अर्ली इलेक्शन करा दिया 2-3 महीने। तो मारूफ साहब, आप समझते हैं जब 1.5 साल PTI की गवर्नमेंट को रहते थे और जिस तरीके से अदम एतमाद पेश की गई, सियासी आईनी तरीके से PTI की गवर्नमेंट घर गई है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी जो है टर्न जो है वो पूरा करने दिया जाना चाहिए था अनवारुल हक साहब को? ऐसा ना हो कि फिर वो और ज़्यादा खतरनाक होकर आ जाए। नहीं, वो टर्म में समझता हूँ पूरा करने देना चाहिए था। सही। लेकिन चूंकि अभी वहाँ जो वो आपको पता है ना, पिछले दिनों जो वहाँ एक एजिटेशन हुई थी, एहतजाज हुआ था, जिसमें बहुत लोग बाहर निकले थे इलेक्शन कमेटी का, और फिर यहाँ से फेडरल मिनिस्टर गए और वहाँ इलेक्शन कमेटी और उनके दरमियान एक माहिदा हुआ जिसमें गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर इररेलेवेंट हो गई, जो आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो भी इररेलेवेंट हो गई, वहाँ के जो सियासी बड़े बड़े गुरु थे वो इररेलेवेंट हो गए। तो उसके नतीजे में जो जनरल एक तशवीश आई, या जो जनरल कंसेंसस इत्तेफाक रहा हुआ कि शायद ये जो है ना, ये वज़ीर आज़म की नाकामी है कि इतने लोग बाहर निकले हैं, उसके नतीजे में सियासी जमातों ने यह फैसला किया कि वज़ीर आज़म को तब्दील किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो जी, अगर आप शख्सियात को अब ना आप छोड़ दें, अगर आप ये समझते हैं कि सियासत या निज़ाम बुहरान का शिकार है, तो 4 महीने के लिए एक वज़ीर आज़म बनाने के बजाय इसका बेहतरीन तरीकाकार था कि आप 3 महीने के लिए अर्ली इलेक्शन करवा दें, क्योंकि 3 महीने जो है वैसे भी वो इंटरिम गवर्नमेंट, या वो आपको पता है वहाँ चीफ सेक्रेटरी या जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन होता है उसके बाद पावर चली जाती है आखिर 3 महीने के लिए। तो वो 3 महीने वैसे भी कर जाएंगे, तो उसके बाद आपको सामने 7 महीने रहते हैं, 4 महीने बचते हैं पीपल पार्टी के पास। तो इन 4 महीनों में एक हुकूमत का चलाना, लोगों को रिलीफ देना, ये सब एक मैं कहता हूँ कि बौखलाहट वाली शिकायत, ऐसे नारे हैं, इसमें मुमकिन नहीं है। 4 महीने में तो एक वजीर आजम या जो काबीना बनानी होती है वो बड़ी मुश्किल से लोग डिपार्टमेंट को या वजीर जो है अपना डिपार्टमेंट को समझते हैं। तो ये इससे ज्यादा अनारकी से ज्यादा क्यास और इससे ज्यादा और मायूसी पैदा होगी, मैं ये समझता हूँ। और ये भी हो सकता है, और सबसे ज्यादा ये है कि पीपल पार्टी का एक कल्चर है, पीपल पार्टी का एक डीएनए है कि वो लूट मार करेंगे जो हमेशा करते हैं। देखिए आपने सिंध में क्या हो रहा है, यहाँ भी वही होगा, खजाना भरा हुआ है उनमें 4-5 महीने में वो बिल्कुल जो एक आप समझ लें कि जो मुर्दार की तरफ जाती है उस तरह का इन्होंने काम करना है, जिससे बहुत और मैं समझता हूँ बिगाड़ पैदा होगा, निजाम में बिगाड़ पैदा होगा, हालात खराब होंगे और हमारा इससे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हो रहा है अभी, चूंकि एक ये जो प्रोसेस हो रहा है ये डेफिनेटली डेमोक्रेटिक है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई शक नहीं है।
कि तारीख अदम एतमाद आइन के मुताबिक है, सही। उसमें जो गिनती होगी आइन के मुताबिक वही ट्रांसफर ऑफ पावर भी आइन के मुताबिक होगी। ठीक है कर्नल मारूफ साहब। अच्छा ख्वाजा साहब आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ख्वाजा साहब वही सवाल लेना चाहूंगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेट और कौमी असम्बली से और फिर आईनी अदालतों का क़याम, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो अपनी खुशी से जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए, तो हम इसे क्या समझें? कोई दबाव आया था या महज इत्तेफाक ही था? नहीं, दबाव नहीं है सर। अगर आप इनका 4-5 महीने पहले का कंडक्ट देख लें, 26वीं तरमीम के बाद से ये कुछ नाराज और नादान लग रहे थे। ये बार बार कभी खत लिखते थे चीफ जस्टिस को, कभी इनकी और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी। कभी ये फुल कोर्ट रेफरेंस बनाने की बात करते थे, कभी वो जो पंजाब से जजेस को ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट में लाया उसमें भी इनका कंसेंट शामिल नहीं था और दे वर नॉट हैप्पी अबाउट दैट। और खास तौर पे जस्टिस मंसूर शाह साहब, नेचुरली वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के उम्मीदवार थे, उनकी जगह आ गए या अफरीदी साहब। सेटअप वगैरह 26 तरमीम आने की वजह से उनका जो नेचुरल एक्सपेक्टेशन थी वो सारा उसका बेड़ा गर्क हो गया और वो बनने की बजाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चले गए, जो ही वाज नॉट हैप्पी। बहरहाल फिलहाल उन्होंने 5-7 महीने निकाले इसी तरह लड़ाई झगड़े में, और फाइनली जब ये 27वीं तरमीम आई और उनको मौका मिला, उन्होंने अतर मिनल्ला ने इन दोनों ने मिलकर आपस से मशवरा किया होगा। हालांकि जिस तरह से इतला है कि साथी जजों ने उनको मना किया कि भाई आप सीनियर लोग हैं, आराम से बैठे देखें, हर चीज ठीक हो जाएगी, वक्त के साथ। तो ख्वाजा साहब अगर साथी जजेस ने, उनके कुलीग्स ने उन्हें ये इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया था, तो अगर इतने सारे मोहरकात थे, पसे-पुश मोहरकात, तो ये फिर 27वीं यानी तरमीम के बाद ही उन्होंने हतमी फैसला क्यों दिया? वो इससे पहले भी तो दे सकते हैं। वो सर इसलिए अब चूंकि माहौल जो वकला का बन गया है ना, वो ये था, वो अपना अब इफ्तिखार चौधरी वाले जमाने वाली मूवमेंट चलाने के ख्वाब देख रहे हैं वकला दोबारा। सही। इसको ये पता नहीं कि उस वक्त जो मूवमेंट थी वकला की, वो चलाई तो हमने थी वकला की। मैं उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। जी सर। मैंने और मुनीर मलिक ने रात को फैसला किया था कि हम सुबह से मूवमेंट चलाएंगे। बाद में हमारी मूवमेंट को हाईजैक कर लिया एजेंसियों ने, और वो उसमें फिर पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हो गई, फिर मियां नवाज शरीफ भी आ गए, फिर आसफ जरदारी भी एंड में आ गए, तो वो सारे यूसुफ रजा गिलानी भी शामिल हो गए। तो पता चला कि वो पूरी मूवमेंट ही हाईजैक हो गई, और वो मूवमेंट जो उससे चली थी वो मुशर्रफ से इस्तीफा लेने के ऊपर जाके खत्म हुई। सही। तो सही। उस वक्त अच्छा, अब भी दोबारा यही है, दोबारा वो दीवाने का ख्वाब है। वो समझ रहे हैं कि शायद वो एक्शन रीप्ले हो जाएगा और वो इससे करेंगे, इस मूवमेंट को चलाएंगे और दोबारा फिर इसका रुख मुड़ जाएगा, और फिर ये पता नहीं जनरल आसिम मुनीर से इस्तीफा लेने के चक्कर में पड़ जाएंगे, जो कि दीवाने का ख्वाब भी मैं कह सकता हूँ। तो अब उस चक्कर में फिर लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। अगले सेटअप में वो उससे बड़े बड़े ओहदे लेना चाह रहे होंगे। खैर इतने बड़े होते थे इनके पास, इससे बड़े तो होते ही नहीं है। मैं भी फिर कोई सेनेटर बनना चाहता है, कोई और पॉलिटिकल चीज होती है, क्योंकि ये जो नौकरी का होता है उसका तो एक टेन्योर होता है। आपको 65 नहीं तो 67 साल के 70 पे आपको रिटायर हो जाना है। आप सेनेटर वगैरह बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, तो फिर प्राय हाथ बने रहते हैं। यू नेवर नो क्या उनकी एम्बिशंस हो। दोनों जवान हैं, हेल्दी हैं, पढ़े लिखे हैं और कॉम्पिटेंट हैं, तो वो इस तरह से रिटायरमेंट लेके कोई घर में नहीं बैठेंगे, और इतने बड़े ओहदे से उतरने के बाद वो वकालत भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो सियासत ही करेंगे, और सियासत के लिए फिर इन बड़े लोगों के लिए सेनेट होती है, उसमें चले जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इनको वजीर मुकर्रर कर देती हैं, या फिर कोई बड़े ओहदे में और इस्लामाबाद में बैठे हैं। हो सकता है इनको भी कहीं से कोई इशारे मिले हो, क्योंकि इतने बड़े ओहदे नॉर्मली कोई नहीं छोड़ता। लेकिन इससे पहले मिसालें हैं, हमारे कराची के 6 जजों ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, जिसमें जस्टिस उस्मान में सईदुल सदीकी थे, जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे, जस्टिस कमाल मंसूर आलम थे, 6 जज थे कराची के। 6 के 6 जजों ने इस्तीफे दे दिए थे, और दोबारा ना उन्होंने कोई नौकरी ली ना कुछ लिया। जस्टिस वजीउद्दीन साहब सियासत में आ गए थे पीटीआई में। बाकी के जो थे, सईदुल सदीकी साहब को नवाज शरीफ ने रिकॉर्ड गवर्नर बनाया, मगर वो इतने बीमार थे
कि वो बीमारी की हालत में उन्होंने होत ली, और मेरे ख्याल में एक हफ्ता या 10 दिन भी गवर्नर नहीं है। तो अब ये है कि एम्बिशन, वो रिवॉर्ड दे दिया उन्होंने उनको, तो फिर इस तरह से जब इस्तीफे दिए जाते हैं तो ये ना तो कोई रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन होती है या फिर कोई बड़े ओहदे लेने की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि इससे बड़े ओहदे तो फिर सियासत में ही है, क्योंकि नौकरी में तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद तो सिर्फ चीफ जस्टिस का ओहदा बाकी होता है, तो वो तो एक को मिलता है। तो ये है मेरा सर तजिया। अब आप बेहतर समझते हैं, आप तो फील्ड में, यू नो इट बेटर। सर सीख रहे हैं, आपसे भी सीख रहे हैं ख्वाजा साहब, और हर शख्स ही तालिब इल्म है, आप सीनियर हैं हमारे। अच्छा वकास मान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अदलिया की आज़ादी पर 27वीं आईनी तरमीम को कितना बड़ा कदगन समझते हैं, और क्या तैयारियां कर रखी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि अपोजिशन है उनकी जानिब से, और क्या लायामल होगा अगला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखें, अदलिया की आज़ादी पर तो 26वीं आईनी तरमीम से ही कदगन आ गई जी। और फिर ये 27वीं जो है, एक्चुअली तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, मैं कोई तालिब इल्म तो नहीं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर होने के हवाले से जो समझता हूँ, एक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, और फिर अब 27वीं में। और जिस तरह से जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग और उसके बाद जो ताहयात इम्यूनिटी वाली आप ले आए हैं क्लॉजेस, वेदर इट्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या जो आर्मी के सरबराह हैं उनके लिए, तो ये पर्सन स्पेसिफिक की जा रही हैं, जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जी। क्योंकि आइन में तब्दीली तो आप अवाम की बेहतरी के लिए करते हैं, अवाम की बहबूद के लिए जी। तो अवाम की बहबूद के लिए आप पर्सन स्पेसिफिक तो करते नहीं है। वो तो आपको लगता है ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है ये मफाद आमा के लिए जो है वो नहीं है? अगर तो मफाद आमा के लिए हुई है, अगर सदर को इम्यूनिटी मिलने से 25 करोड़ लोगों का कोई फायदा है तो आप मुझे बता दें। अगर आर्मी चीफ को इम्यूनिटी मिलने से 25 करोड़ लोगों को कोई फायदा है तो आप मुझे बता दें। इसमें सर मतलब दिफा मजबूत हो जाएगा जी, दिफा मजबूत हो जाएगा। आपके दूसरे सवाल का तो जवाब ये हो गया मेरी नजर में। नहीं, फिर आप ऐसा करें कि आप जो आपकी 6 लाख है अफवाज पाकिस्तान जी, 6 या 7 या 5 है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, उन सबको आप फिर दे दें, लगभग 7-8 लाख। हाँ, उन सबको दे देना, उन सबको आप दे दें तो फिर शायद आपका दिफा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो वकास मान साहब, तमाम जो कोalition जो गवर्नमेंट है, वकास साहब छोटा सा सवाल है, इन सब ने क्यों 243 की जो शिक है उसमें क्यों फिर नरमी दिखाई सर? उसमें क्यों नरमी दिखाई जी, क्योंकि जिनके बलबूते पे ये बैठे हुए हैं, I mean everybody knows that who's calling the shots। कोलिशन गवर्नमेंट के पास इस वक्त क्या है, या उनके पास कौन सी पावर है सही, जो हमें पता है कि देखिए कौन। सर आपके दौर में, चाहे आप इस बात को अजरा मजाक लें सीरियस लें, आपके दौर में एक्सटेंशन दी गई थी, अब बाकायदा कानून बना दिया गया 5 साल की फिर से टर्म। अच्छा, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वो भी गलत किया गया था। एक्सटेंशन नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर। एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए किसी को भी। इस तरह से आप मेरिट का जो है ना वो कत्ल करते हैं, और इस तरह से इदारों में बेहतरी नहीं आती। आप कही हो कि जो आपके पोटेंशियल बेहतर लोग हैं उनको आप जो है वो दबा देते हैं, और कोई एक बंदा जो है। तो वकास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा लाएअमल क्या है? होमवर्क कर रखा है इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3-3.5 सालों से जेर अताब है। जब से इमरान खान साहब को उतारा गया, हमारे बहुत सारे जो लीडरान हैं वो आज भी जेलों में हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं वो जेलों में हैं। वो तो आपके जो सियासी हरीफ है, बड़े जो सियासी हरीफ है वो भी साबित कदमी की तारीफ कर रहे हैं। जी, तो हम अपने नजरिए पे खड़े हैं। हम इंसाफ, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। उसके लिए देर हो सवेर हो, हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है, हम किसी के साथ कोई जंग तो कर नहीं सकते। जो एक पॉलिटिकल वर्कर है वो एहतजाज कर सकता है, वो
तकरीर कर सकता है, वो जलसे में जा सकता है, वो नारा लगा सकता है, वो टीवी पे बैठ के बात कर सकता है। और हम ये पीसफुल तरीके से बहसियत पॉलिटिकल पार्टी, बहसियत पॉलिटिकल वर्कर, जी हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, अपने हिस्से की शमा जलाते रहेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें ये यकीन है कि ये जो तारीख रात है ये जी जाग होगी और सुबह का सूरज निकलेगा और इस मुल्क में आइन और कानून का बोलबाला होगा। अगर आप मेरे से डेट मांगेंगे तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, डेट मेरे पास नहीं है, जी लेकिन हम कमिटेड हैं और इंशाल्लाह हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल, पुरअमन स्ट्रगल जारी रखेंगे। सही। मारूफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, दो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफे दिए, क्या ये इस्तीफे अदालती आज़ादी के लिए ख़तरे की घंटी हैं? आप क्या समझते हैं, किस तरह से देख रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जो शराजा जो है बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, सिचुएशन बदलती जा रही है? मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तानी कौम को कोई खुशखबरी मिली है कि 2 यूथी जजों ने इस्तीफे दे दी। ये वो जजेस हैं जो लेकिन कैसे मारूफ साहब, यूथी जजेस से मुराद, आप जरा काइंडली एलिब्रेट। मैं एलेबोरेट करने लगा हूँ ना। जी ये वो लोग हैं जो जब इमरान खान की जब वहां जाते थे कहते वेलकम, मुजरिम को कभी कोई जज वेलकम नहीं करता, यू वेरी नाइस टू सी यू, वेरी नाइस टू सी यू। ये वो लोग हैं जो जब इनके मुखालिफ पार्टी वाला बंदा आता था, ये सियासत वहां कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। देखें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 24 जजेस हैं, 2 चलेंगे, क्या अर्ज होगी है, ये तो होती रहती है। मुझे ये बताएं कि ये जो जजेस आइन जो सुप्रीम कोर्ट को कदगन लग गया, भाई सुप्रीम कोर्ट को पावर देने वाला कौन है? पार्लियामेंट है। आइन बनाने वाला कौन है? पार्लियामेंट है। अगर आप पार्लियामेंट को जो है वो आप डिग्रेड करेंगे और ये कहेंगे, मैं बताऊं जितने भी हमारे जजेस हैं मोस्टली दे ऑलवेज टॉक ऑफ देयर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, their power, their protocol, their pension, their benefits, they hardly think of the justice. इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस पड़े हुए हैं। मतलब मारूफ साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि अदलिया उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी जब भी अदलिया को इंतजामिया के जो है वो जेर इंतजाम दे दिया। देखिए मैं बताऊं आपको, जर्मनी में है, इटली में, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग हैं। हमारे मुल्क में बन गया तो कौन सी हर्ज आ गई है? और ये देखें, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है 2% होते होंगे, 3%, और पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरी कौम जो है उन केसेस को सुन रही होती है। 55,000 जो एक आम आदमी का केस है, जो क्रिमिनल है, सिविल सूट है या जो मुख्तलिफ जो हैं, उनके बारे में किसी की तवज्जो नहीं होती। और सब जब जो वहां बैठ के भाषण दे रहे होते हैं। आईनी अदालतों के क़याम के बाद आप समझते हैं 50-55,000 जो जेर इल्तवा केसेस है ये हल हो जाएंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है ना, उस वक्त 60,000 थे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने के बाद वो लोग तो अलहदा हो गए और बाकी लोग जो है ना, बाकी जितने जजेस है ना, वो बेंचेस वो यही केस कर रहे थे और आज 55,000 हो गए, वो 5,000 कम हो गए। और मैं ये पुरुम्मीद हूं कि अभी जो है, जो आप आम आदमी को जो है जस्टिस मिलेगा। एक आम आदमी बेचारा जो है वो पिस रहा है, जो इतने अरसे इंतजार करता रहता है, उसको अभी जस्टिस मिलेगा, उसके केस फार होंगे। और ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ सर्विस है जो दी जा सकती है इस कौम को, जो इस मुल्क को। बात आइन जो है ना, आइन अमेंडमेंट होते रहते हैं और आइन अमेंडमेंट करना पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई ये कहता है, देखिए करारदाद मुकासद में कुछ ऐसी शिक्के हैं जिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। बाकी जितने भी क्लॉजेज हैं वो जो अच्छा मारूफ साहब, शहर कराची में मैं उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं शहर कराची में ही रहता था। मैं सफ़र कर रहा था, सानहा 12 मई हुआ था, अदलिया की आज़ादी की तहरीक चली थी और जो आगो खून की होली इस शहर ने देखी, शायद मेरी आंखें ना भुला सके। क्योंकि मेरी जिस गाड़ी में मैं सफ़र कर रहा था, जो मेरे वालिद साहब की गाड़ी थी, उसके ऊपर भी गोलियों की बौछार हुई थी। हालांकि हम किसी उस अमल का हिस्सा नहीं थे, हम सफ़र कर रहे थे और गालिबन अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहे थे। तो ये जो अगर अदलिया आज़ादी की तहरीक अगर चलती है तो ये यकीन दहानी नून लीग की गवर्नमेंट करवा सकती है कि फिर से वो आगो खून की होली नहीं खेली जाएगी। क्योंकि उस वक्त अदलिया आज़ादी तहरीक में नून लीग भी शामिल थी और जो जजेस की आज़ादी के लिए भी तगदो कर रही थी पीपल्स पार्टी भी, जैसे ख्वाजा साहब ने भी जिक्र किया। तो इस बात की यकीन दहानी करवाई जा सकती है क्योंकि इस वक्त अगर इस वक्त अदलिया आज़ादी तहरीक चलेगी,
अदलिया आजादी तहरीक चलेगी तो सबसे पहले तो उसके अगेंस्ट नून लीग और पीपल्स जो पार्टी आप खड़ी बात है। कर रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं वो मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, उस वक्त माशरा भी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, आपकी पार्लियामेंट मौजूद है, आपकी सुप्रीम कोर्ट फंक्शनल है, आपके अदारे फंक्शनल है, अभी कौन सी आजादी मांग रहे हैं? मुझे तो ये हैरानी होती है कि अदलिया की आजादी, अदलिया को पूरे राइट्स मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट में। उस वक्त मुशर्रफ था और आपको पता आयन जो है इन हेल्ड एंड अबाइड्स था, उस वक्त आईनी जो बेसिक राइट थे वो सारे मुअत्तल थे। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, अभी कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? मतलब आप मानते हैं कि उस दौर के डिक्टेटर ने, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने अदलिया पर कदगन लगाया था? यस, उसने लगाया था ना। मैं कहता हूं कि उसने लगाया था। सही। जब आपकी गवर्नमेंट नहीं थी तो वो कदगन कहलाया, तो अब अगर आपकी गवर्नमेंट है, अगर अदलिया आजादी तहरीक चलती है तो फिर वो कदगन नहीं कहलाएगा। वो तो डिक्टेटर था ना, वो जो मुशर्रफ है वो जो डिक्टेटर था, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से तो नहीं आया हुआ था, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आया था। उसके बाद कोई आईनी जो है वो राइट नहीं था, उसके बाद कोई पार्लियामेंट नहीं थी उस वक्त। जो सुप्रीम कोर्ट सर रैंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही लगाया था उनको जी, जो उनको रैंक लगा था। कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो जो रैंक लगा था उनको एक इदारे का सरबरा जो बनाया गया था, हालांकि मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो उनका नंबर नहीं था, तो रैंक भी नून लीग की गवर्नमेंट ने लगाया था सर। रैंक जो है वो उस वक्त जो है जो आइन है उसमें वो ये कहता है कि जो सीनियर तीन से चार जो जनरल होते हैं उनका नाम जाता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से, प्राइम मिनिस्टर के बाद वहां से वो एक को पिक कर लेते हैं। वो उसके बाद भी होता रहा है, ऐसी बात नहीं है, उसके बाद भी होता रहा है कि जो जूनियर जनरल थे वो प्रमोट होते रहे, ऐसी बात नहीं है। जो इशू ये है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस जो प्रोसेस होता है वो आइन मुताबिक होता रहा है। जिसको किसी का रैंक लगा है उतरा है, वो तो उस जो मुशर्रफ साहब को उन्होंने लगाया था वो सीनियरिटी में 2 नंबर थे, उनको उन्होंने पहले चीफ बना दिया। तो वो बिल्कुल आइन में प्रोविजन मौजूद थी कि आप सीनियर तीन जनरल में से किसी को, मतलब जो रैंक लगाएगा उसको ही घर भेज दिया जाएगा। नहीं तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ डिक्टेटर था ना वो, उसने गलत काम किया। हम तो नहीं कहते कि उसने सही किया, उसने गलत। देखें भुट्टो साहब ने जिया को बनाया, उन्होंने उसको कर दिया। ये तो पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है, इससे पहले भी होता रहा है। डिक्टेटर जो हैं वो मार्शल लॉ लगाते रहे हैं, तो इसीलिए उनके साथ तारीखें चलती रही हैं। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ जी कि अदालतों के आजादी की जो जंग या तारीख चलेगी, वो किसकी चलेगी भाई? आज पार्लियामेंट आपका फंक्शनल है, बेसिक राइट्स आपके इंटैक्ट हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी फंक्शनल है, आपके बाकी अदारे फंक्शनल हैं, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुल्क आपकी तरक्की कर रहा है, मुल्क आपका आप देख रहे हैं खारजा लेवल पर आपको बेहतरी आ रही है, इकोनॉमिक लेवल पर आपको बेहतरी आ रही है, मुल्क में इस्तेकाम आ रहा है। हर लिहाज से 2-4 लोग या कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को तकलीफ है, बिल्कुल हमें पता है सर, इस्तेकाम आ रहा है, लेकिन जब बल्दियाती निज़ाम की मजबूती की बात होती है तो बदकिस्मती के साथ वो जो शिक थी उस शिक को मंजूर नहीं किया जाता, फिर उसमें माजरतें की जाती हैं और फिर कहा जाता है हम दोबारा से वोटिंग करवाएंगे। एमक्यूएम का बड़ा कड़ा एक मुतालबा था। नहीं तो बात यह है कि कोई भी तजावीज बेशुमार आती है, तजावीज पास वही होती है जिन पे कंसेंसस डेवलप होता है। बेशुमार IMF सारी वो जो आपका जो सूबे हैं उनके शेयर के बारे में डिस्कशन हो रही थी, बल्दियाती निजाम के बारे में बात हो रही थी, NFC के बारे में बात हो रही थी, लेकिन उसमें कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। अच्छा मारूफ साहब, वक्त कम है, सीनियर कानूनदान ख्वाजा नवीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल मैं उनसे लेना चाह रहा हूँ। ख्वाजा साहब, क्या अदालतों की री आर्किटेक्चरिंग की जा रही है? अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है और किसके फायदे के लिए की जा रही है सर? नहीं, क्या किया जा रहा है अदालतों का? री आर्किटेक्चरिंग नहीं हो रही है। वो तो जाहिर है कि अब 27वीं तरमीम आई है तो उसकी रोशनी में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया है, वो आज बन भी गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट से 6 जजेस लिए हैं और उसमें ये 2 जज तो इस्तीफा दे के पहले चले गए थे, तो बाकी जो जज मौजूद हैं उन्होंने ओथ भी ले लिया है। उसमें एक सिंध हाई कोर्ट से के आगा साहब को लिया है, एक पहले सुप्रीम कोर्ट में थे सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, उनको लिया है, और दूसरे भी वही कोर्ट से लिए हैं। और वो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख्वाजा अमर फारूक थे उनको भी ले लिया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। ये 6 पे दिए हैं इन्होंने, मैं नाम सुना दूं आपको।
सैयद हसन अजहर रिजवी साहब जी, जस्टिस आमिर फारूक साहब जी, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जी, जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा और मिस्टर जस्टिस रोजी खान बारिश जी। एंड मिस्टर अरशद हुसैन शाह। ये 6 जजेस हैं। 6 के 6 जजों ने आज ओथ भी ले ली है, आज काम भी शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक है ख्वाजा साहब। तीन ने ओथ शायद 3 मेरे ख्याल में कल लेंगे। ठीक 3 है, ने ओथ ठीक। ले लिया है। 6 का नाम नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिन्होंने ले लिया है वो आज से उनकी सीनियरिटी शुरू हो जाएगी। जो देर से ओथ लेंगे वो उनके जूनियर बन जाएंगे। सही सही सही, ठीक है। वकास मान साहब, आपसे भी आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं, क्या अदलिया और ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। ख्वाजा नवीद साहब सीनियर कानूनदान सर, बहुत शुक्रिया। स्पेशल एडवाइज़र वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे वकास मान साहब, आपका भी बहुत। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम तो हो गई है, लेकिन अब इसके असरात देखने होंगे। क्या फ्रूटफुल है या विशफुल हैं, क्योंकि सबकी तवज्जो मरकूज़ हैं और आवाम तो एक ही सवाल करती है कि आइनी तरमीम से मफाद आमा का क्या फ़ायदा है। और आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली और ये जो हलचल हो रही है, ये इस्लामाबाद की जो अदालती हलचल है, क्या इसके भी आपस में ताने बाने जुड़ते हैं, आपस में जुड़ी हुई है? क्या ये सब किसी बड़े स्टेट रीऑर्डरिंग का हिस्सा है? क्या एक नई ताकत उभर रही है, सियासी, अदालती या फिर गैर सियासी? आखिर आवाम को इस सारी जंग से क्या मिलेगा, इस्तेहकाम या फिर इंतशार? आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद, सुप्रीम कोर्ट में 2 सीनियर तरीन जजेस के इस्तीफे, वफाकी आइनी अदालत में नए जजेस का हल्फ और जस्टिस मुसरत हिलाली की माजरत। ये सब महज खबरें नहीं हैं, ये एक बड़ी तस्वीर के टुकड़े हैं। एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि ताकत, सियासत और अदलिया का खेल अब पहले से ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।